चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। Two particles A and B are moving with uniform velocity as shown in the figure given below. ठीक है, बगल में दिया हुआ है। At t is equal to 0, will the two particle collide or find out the shortest distance between two particles. अगर दोनों कोलाइड करेगा तो बताओ, ठीक है, अगर नहीं करेगा तो बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल कितना होगा। कर चुके हम लोग। पहले बताओ कि कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे। बताओ मांगे। हाँ सर। कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, कोलिजन होगा कि नहीं होगा। बताएं। देखो कि वेलोसिटी ऑफ जो ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी किधर की ओर है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किधर की ओर होगा। सर अप्रोच कर रहा है ना। हाँ अप्रोच कर रहा है। तो सर फिर तो कोलिजन होना चाहिए। मारेंगे वो मार लग। जैसे यहाँ भी तुम क्या कर रहा था, ये भी तो अप्रोच कर रहा था, तो कोलिजन होगा। नो सर, समझ गए। यहाँ भी तो अप्रोच कर रहा था, कोलिजन होगा। कंडीशन था ना कोलिजन होने का, क्या कंडीशन था। सर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए किसी भी दे सकते हो, हम एक बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, आप ए के रिस्पेक्ट में दे सकते हो इसका स्पीड, इसके अलावा हम अब बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी होता है। ऐसे भी इसके रिस्पेक्ट में अगर देखना है इस पार्टिकल का वेलोसिटी, ये खुद को क्या करेगा, रेस्ट में फील करेगा और अपना जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, नेगेटिव वेलोसिटी क्या करो इसमें ऐड कर दो। यही काम करते हैं हर बार। तो ए का जो मोशन होगा बी के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इधर के होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ तरीका, पहले बता चुका हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखोगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल कोलाइड करना है, अगर इस दोनों के बीच में कोलिजन होना है, तो कोलिजन तभी होगा ना जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाए, या फिर ये जो रिजल्टेंट है क्या हो जाए, इसके लॉन्ग हो जाए। येलो वाला दिख रहा है क्या, पिंक दिखेगा, इसके लॉन्ग हो जाए, स्ट्रेट लाइन है, इसके अलावा अगर हो जाए तो क्या करेगा, पार्टिकल ए बी से क्या करेगा, कोलिजन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर इस लाइन के लॉन्ग आ जाए, ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो, इस लाइन के लॉन्ग हो, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। याद करो क्या बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ ए इधर की वेलोसिटी ऑफ बी है, तो बी ए से जाएगा कब कोलाइड करेगा, जब वी वी माइनस वी है, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाए, इस लाइन के लॉन्ग हो जाए, ठीक है। इस लाइन में क्या करेगा, तो बी क्या करेगा, अब ए को क्या दिखेगा, बी कैसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो क्या करेगा कि हिट कर देगा इसको। अदरवाइज अगर मान लो कि रिजल्टेंट इधर की ओर हो, कहीं इधर हो, इधर हो, इधर हो, क्या करेगा, इस तरह से निकल जाएगा। उस केस में हम लोग निकाल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, नहीं तो कोलाइड करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना। तो अगर एक कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक पता कैसे चलेगा, आप क्या करोगे, दोनों का रिजल्टेंट देखोगे और देखोगे इस दोनों का रिजल्टेंट क्या इस लाइन के अलोंग है कि नहीं है। आपको ये लाइन पता चल जाएगा कितना, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 30, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 40, ये एंगल आपको पता है अल्फा, ठीक है, अल्फा आपको पता होगा 4/3 कितना होगा, 37 ना, 53 एंगल आपको पता है। अब देखो कि जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट क्या इसके अलावा होगा क्या कि नहीं होगा। देखो एंगल निकालो, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा किसके अलावा होगा बताओ। नहीं समझ में आया, सब गधे हो, इतना बता चुके हैं तब भी, अब तो फटाफट आंसर करना चाहिए। देखो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कितना एंगल बनाएगा बताओ। ये एंगल मान लेते हैं कि बीटा है, तो tan बीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ।
पूरा रामायण खत्म और सीता जी कौन थे पता ही नहीं। अरे ये वाला कंपोनेंट कितना है 10 है, अरे ये वाला कंपोनेंट कितना है 20 है ना, दे रखा है ना, ये 10 है 20 है, ये 10 है 20 है, इस दोनों वेक्टर को ऐड करके आया है ना, तो 10 बेटा कितना हो जाएगा 20/10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो कि ये जो रिजल्टेंट है नेट जो वेलोसिटी है क्या इस लाइन के लॉन्ग है कि नहीं है, इस लाइन के लॉन्ग है कि नहीं है। इस लाइन के लॉन्ग देखोगे तो कैसे पता चलेगा, तो देखो कि ये दोनों लाइन मिलाए हैं तो एंगल कितना बना रहा है, मान लेते हैं कि अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 40/30, ये लेंथ दे रखा 30, ये लेंथ दे रखा 40, कितना हो जाएगा 40/30 कितना हो जाएगा 4/3, तो दोनों सेम है क्या, अल्फा बीटा सेम नहीं है ना, एंड रिजल्टेंट इसके अलोंग नहीं है। ए लाइन कौन सा था, तो जो ए और बी का हम लोग मिलाया, ए और बी का जो मिलाया, ए और बी को जो लाइन मिलाया वो क्या बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है। अब बीटा क्या है, तो बीटा वो एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है इसके साथ, ठीक है, रिजल्टेंट किसका, इस दोनों का रिजल्टेंट। तो अल्फा बीटा अगर सेम नहीं है इसका मतलब कोलिजन नहीं होगा, अगर दोनों सेम होता तो क्या होता कोलिजन होता। नहीं क्लियर बात समझ में नहीं आया ना, अरे हाँ ना बोलो ना मांगे, ये बहुत बच्चा तो सब आया नहीं है जी। सर मेरे को बहुत छींक हो रहा है सर, हम 2 मिनट में रिप्लाई करते हैं। ये इसको देखो अलग ही अलग इसकी कहानी आता है। अद्या हाँ सर आ गया समझ में। और भी सब कहाँ गया, मतलब साथ ही बच्चा आ रहा है, सर आज कम अटेंडेंस है। क्या है, आज कम अटेंडेंस है। अभी तो बोल रहा हूँ आज आया नहीं हुआ सर, चलो थक गया पढ़ पढ़ के। अक्षत दीक्षा अभी आई है, कट गया था, मैं दोबारा ज्वाइन की हूँ। अच्छा नेटवर्क इशू है क्या, बहुत दीक्षा को तो बारिश वारिश हुआ है ना। हाँ हाँ बारिश होते रहता है। ये बात समझ में, अल्फा बीटा अगर सेम रहेगा तो क्या करेगा कोलिजन होगा, यहाँ पे सेम नहीं है इसका मतलब क्या करेगा, इसका मतलब पार्टिकल कुछ आपको रिलेटिव जो मोशन होगा कैसा होगा, तो इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से, इस तरह से कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो अगेन जो पहले क्वेश्चन किए थे हम लोग, इस तरह से निकल जाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आपको डिस्टेंस कौन सा दे देगा, मिनिमम डिस्टेंस दे देगा। इसको आप ज्योमेट्री से यूज करके आप सॉल्व कर लेना कैसे करना है, ये आपका होमवर्क रहा, क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। इसको आप इस तरह से सॉल्व करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और साथ साथ ये भी क्या है उसी तरह से है, ठीक है, क्रॉस रोड वाला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। और कुछ क्वेश्चन और भेजेंगे हम, 5 क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है, 2 अरे 5 ए होमवर्क रहेगा, पुराना जितना भी टॉपिक है उसका क्वेश्चन मैं देते रहूंगा, ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो 5 और 2 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, भेज दूंगा मैं, 2 तो आपके पास होगा, 5 और भेज दूंगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नाम है उसका न्यूटन बाबा का लॉज, ठीक है, नाम तो सुना होगा न्यूटन का, लॉज ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है, हाँ सर। थोड़ा बहुत पढ़ा है, वहां से बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग ना, पढ़ रहे थे मोशन के बारे में, कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे उसका स्पीड बढ़ रहा है, कैसे उसका स्पीड घट रहा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस देख रहे थे हम लोग। लेकिन अभी तक हम लोग कॉज के बारे में नहीं पता था कि मोशन हो क्यों रहा है, ठीक है, अभी तो हम लोग बस मोशन के बारे में पढ़ रहे थे कि हाँ एक्सेलरेशन हो रहा है भाई, ठीक है, कोई पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है,
वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब डिस्टेंस कैसे रिलेट होगा। लेकिन हम लोग कॉज के बारे में नहीं पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन हो क्यों रहा है पार्टिकल में। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो मूव क्यों कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉज के बारे में कि मोशन का कॉज क्या है। तो मोशन का कॉज क्या है, तो फोर्स है। किसी पार्टिकल पर अगर आप फोर्स लगाते हो, किसी पार्टिकल पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो पार्टिकल क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगाओगे तो मूव ही करेगा, ठीक है। लेकिन आप फोर्स लगाओगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। फोर्स बेसिकली क्या है, कॉज है मोशन के पीछे, ठीक है। मोशन जब भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स क्या कर रहा है, उस पर लग रहा है, ठीक है। या फिर बोलोगे पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या कर रहा है, फोर्स उस पर लग रहा है। और अलग अलग टाइप के फोर्स के बारे में आपको पता है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े होगे। उस सब के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। और मस्कुलर फोर्स, लन फंड, ये सब जो हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, याद होगा थोड़ा थोड़ा, उस बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि फोर्स, पहले चैप्टर का नाम दे देते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अगर मान लो किसी पार्टिकल का मास अगर m है, किसी पार्टिकल का मास अगर m है और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर a है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि इस पे कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स पे लग रहा होगा। और फोर्स कैसे डिफाइन होता है, तो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत बेसिक बेसिक चीज रहेगा आज, ठीक है, बहुत आसान सा चीज रहेगा। जहां पे F क्या है, तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत हम बेसिक से नहीं जाएंगे चीजें, क्योंकि आपको पता है 9th क्लास में आप अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत बेसिक से नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक वाली चीजें थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे। जब भी ध्यान इसमें रखना है कि जो फोर्स है मास इनटू जो एक्सेलरेशन है, ये जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा। ये जो F है वो क्या है, तो नेट फोर्स, हमेशा ध्यान रखना ये क्या है, नेट फोर्स, या आप ही बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया, तो जब हम लोग बोलते हैं कि किसी पार्टिकल पे फोर्स F लग रहा है, इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अगर मान लो कि 2 या 3 फोर्स लग रहा होगा किसी पार्टिकल पे, एक ही पार्टिकल पे 2 या 3 फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबका समेशन होगा। नेट फोर्स मतलब सबका समेशन। जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर की ओर, इस पे एक और फोर्स लग रहा है इधर की ओर, इस पे एक और फोर्स लग रहा है इधर की। मान लो अलग अलग 2 3 4 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3। अब मान लो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a है, और इसका मास क्या है, m है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है a, वो क्या है, नेट फोर्स है। यानी F1 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्योंकि फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम लोग सम करेंगे फोर्स को तो वेक्टर सम ही करेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन भी क्या है, तो ए भी क्या है, तो नेट एक्सेलरेशन है। ए भी क्या है, तो नेट एक्सेलरेशन है। अगेन नेट एक्सेलरेशन करने का मतलब क्या होगा, तो मान लो कि पार्टिकल इधर डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड इधर भी है, मान लो कि 3 मीटर पर सेकंड इधर भी है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे नेट एक्सेलरेशन की, यानी इस दोनों एक्सेलरेशन को सम करने पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो। तो हमेशा जब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हम लोग लिखते हैं F net इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू A net, A net, force is equal to mass into acceleration, force is equal to mass into acceleration।
फोर्स क्या है बेसिकली, तो कॉज है बॉडी को मूव कराने का, फोर्स के कारण ही बॉडी क्या करता है, मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, बेसिकली क्या करता है, एक्सेलरेट करता है फोर्स के कारण ही। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको डिस्कशन हम लोग फोर्स के बारे में करेंगे, क्या होता है फोर्स। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज, कितने तरह के फोर्स यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, वेट फोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग यूज करेंगे वेट फोर्स। जानते हो वेट फोर्स क्या होता है, वेट फोर्स। दूसरा यूज करेंगे हम लोग टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। और यूज करेंगे हम लोग नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और यूज करेंगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। जनरली हम लोग को इसी के बीच में आसपास कहानी क्या करता रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, सबसे पहले फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स का पता चल गया कि फोर्स क्या है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है। कोई बॉडी के पास अगर मास m है और बॉडी के पास अगर नेट एक्सेलरेशन क्या है, a है, इसका मतलब उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग अलग फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। वेट फोर्स क्या होता है, फटाफट बताते जाओगे। वेट फोर्स बताओ क्या होता है। सर mg। mg होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स क्या है, हमारा वेट फोर्स है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, तो वेट जो बोलते हैं ना, वेट एक क्या है, फोर्स है। ठीक है, लोग बोलते हैं किसी बॉडी का वेट है 4 kg, तो 4 kg वेट नहीं होता है, 4 kg क्या होता है, मास होता है। वेट क्या होगा, तो जितना फोर्स से अर्थ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो कि जी का वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, 40 न्यूटन क्या होगा, उसका वेट होगा। ठीक है, तो इसको क्या करता है, अर्थ एक फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसका मास है m, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है कितना होता है, तो किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है, g होता है। और जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स क्या होगा, वेट होगा। और किसी बॉडी का अगर मास m है और g एक्सेलरेशन से अर्थ क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, g होगा। mg क्या है बेसिकली, हमको mg क्या है, ये हमारा है वेट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स बाय विच, सर ये लिखना है क्या? मत लिखो, सब जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा लिख देते हैं हम, जरूरत भी नहीं है, हटाओ सब, अपने को तो क्वेश्चन जरा सॉल्व करना है। तो जिस फोर्स से अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो आपको क्या है बेसिकली, वेट फोर्स है। इसे यहाँ पे बात करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mg हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेट फोर्स हो गया। जहां पे g क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और g की जो वैल्यू होता है नियर द अर्थ सरफेस, वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको क्वेश्चन के सॉल्व करने में हम लोग क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर लेकिन कहीं मेंशन नहीं हो, जैसे कोई स्टैंडर्ड एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको मेंशन रहेगा कि g इक्वल टू 9.8 लेना है कि 10 लेना है। अगर नहीं मेंशन है तो आप फिर 9.8 ही लोगे, 9.8 ही लोगे। लेकिन होता क्या है कि ऑप्शन में, अगर मान लो कि ऑप्शन में काफी डिफरेंस है, ठीक है, ऑप्शन में काफी डिफरेंस है, आप 9.8 लेके सॉल्व करो या 10 लेके सॉल्व करो, ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। जो भी आंसर आया उसके आसपास वाला आंसर क्या करो, आप टिक कर दो। इसलिए लेते हैं कि 9.8 को कैलकुलेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, सॉल्व करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो राउंड फिगर में हम लोग जी की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, जब हम लोग बुकलेट को सॉल्व करेंगे तो वहां पर 99% केस में आपको जी की वैल्यू 10 ही सॉल्व करना है। या फिर कई बार इसको हम लोग पाई स्क्वायर के इक्वली मानते हैं। ठीक है, आप कभी देखना तो पाई स्क्वायर के जो वैल्यू होता है
ठीक है, ऑलमोस्ट 10 के बराबर होगा। कई बार इस चीज में यूज करेंगे, पाई स्क्वायर मतलब 10 के बराबर होगा। इसको हम लोग पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अगर फीट में देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना होता है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इस सब डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे ध्यान रखना कि पाई स्क्वायर कितना होता है, 10 के बराबर होता है। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जाम में जाओगे तो वहां पे चीज दिया रहेगा, डाटा के फॉर्म में आपको दिया रहेगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि ना दिया रहे, हर क्वेश्चन में बुकलेट में कितना और दिया रहेगा जी की वैल्यू। तो आप ऐसी चीज क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और डायरेक्शन की बात करेंगे, ये तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड की बात हुआ, W=mg। और एक क्या है, फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक वेट फोर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जब भी लगाओगे आप वेट फोर्स, देखो लगाना बहुत जरूरी है, जबकि जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, आगे चल के जब इक्वेशन लिखेंगे तो कभी भी ऐसा फोर्स को गलत आपको लगाना नहीं होगा। प्रॉपर डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्स को लगाने होंगे। आप वेट फोर्स तो जानते हो, चाहे टेंशन फोर्स हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे नॉर्मल फोर्स हो। ठीक है, इस सारे फोर्स को आपको प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना होगा, क्योंकि जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने जहां भी डायरेक्शन इधर उधर गलत किया तो रिजल्टेंट जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा प्रॉपर डायरेक्शन में आपको सारे फोर्स आपको लगाने होंगे। ठीक है, आप कभी गलत डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकते हो, इसलिए सब बता भी रहा हूं। तो जो वेट वाला फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जैसे कि मान लो आपको ऐसा दे दे, कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, जिसका मास कितना है, m है। पूछे कि बताओ वेट फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, वेट फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, वेट फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। और कितना होगा वो, तो mg के बराबर होगा। इसका मास अगर m है, mg के बराबर होगा। जैसे मान लो, और भी देता हूं एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग से इस तरह से ब्लॉक क्या है, अटैच्ड है, इसका मास क्या है, m है। इस केस में भी क्या होगा, mg क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, mg क्या लग रहा होगा, नीचे रख रहा होगा। एक टेबल है, टेबल मान लो कि ब्लॉक रखा हुआ है m, इसमें भी वेट फोर्स क्या लगेगा, तो नीचे की ओर लगेगा, mg के बराबर। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पेंडुलम है और इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे मूव करता है। किसी भी स्टैंड पे अगर आप देखोगे, किसी भी स्टैंड पे देखोगे तो जो एम होगा, सॉरी mg जो होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे भी नीचे की ओर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा क्या होगा, तो वेट फोर्स को आपको हमेशा क्या करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ठीक है, वेट फोर्स के बारे में इतना ही। सेकंड आपका है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहाँ पे आएगा, जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आपने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग से बांध रखा है सर और हाँ, सर इसमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, नहीं, कहाँ, पूरा नहीं बना पाए तो। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, जैसे कि कोई ब्लॉक है, एम है, ब्लॉक है एम, और इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर पूछे कि बताओ इसमें टेंशन फोर्स, जैसे हमेशा टेंशन जो फोर्स होगा क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, धागा में
कोई भी स्ट्रिंग रहेगा उसमें क्या आएगा, टेंशन फोर्स हो सकता है। अगर पूछे कि यहाँ पे टेंशन फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा, या ज्यादा होगा, क्या होगा, टेंशन फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा, तो जब भी अगर मान लो कि स्ट्रिंग टॉट नहीं है, स्ट्रिंग टॉट नहीं है, मान लो कि स्ट्रिंग क्या है हमारा, इस तरह से है, दो डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि स्ट्रिंग इस तरह से है, स्लैक है, ठीक है। जब भी स्ट्रिंग स्लैक रहेगा तो क्या रहेगा, इस केस में टेंशन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। सिंपल, अगर रस्सी को ढीला छोड़ दोगे तो ढीला जो रस्सी रहेगा उसमें कोई भी टेंशन नहीं आएगा। टेंशन कब आएगा, जब इस स्ट्रिंग को आप टॉट करोगे। मान लो कि इस स्ट्रिंग को पकड़ के कोई खींच रहा है, तो स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है, इस केस में टेंशन क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो टेंशन बेसिकली क्या है, टेंशन क्या है, तो ऐसा फोर्स है जो क्या होता है, स्ट्रिंग में डेवलप होता है। ऐसा फोर्स जो क्या होता है, स्ट्रिंग में डेवलप होता है। और उसको हम हमेशा कैसे दिखाएंगे हम लोग, इन जनरली आप ई से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि इसी ब्लॉक में देखो, अगर मान लो आपने क्या किया है, इस तरह से इसको खींच रखा है, कोई फोर्स लगा के आपने इसको खींच रखा है। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट पे बात करें, अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, 3 अलग अलग पॉइंट लिया मैंने। तो हर पॉइंट पे हम टेंशन फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं किधर की ओर होगा, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे देखोगे, इसका एंड पॉइंट है, तो टेंशन फोर्स क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। टेंशन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगा, इस साइड में टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस साइड में टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली देखोगे पॉइंट बी को, तो पॉइंट बी पे क्या होगा, स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, इसको इधर की ओर खींच रहा होगा, ये बी पॉइंट को। बी पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ऑन स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे जो स्ट्रिंग पे है, इस साइड देखोगे टेंशन क्या कर रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, और इधर क्या कर रहा होगा, टेंशन इधर खींच रहा होगा। तो हमेशा जो टेंशन फोर्स होगा क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। टेंशन फोर्स हमेशा क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। ऐसा नहीं कि इधर हो जाएगा टेंशन। टेंशन जब भी होगा तो स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा, ठीक है। और इस तरह से होगा कि हमेशा क्या करेगा, खींचेगा। जैसे कि पॉइंट सी पे देखोगे, तो पॉइंट सी पे जो टेंशन होगा, अगेन कैसा होगा, तो पॉइंट सी पे टेंशन क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, इधर की ओर होगा। इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। यहाँ भी देखो पॉइंट ए को भी क्या कर रहे हैं, खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है। हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग। डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, along the length of the string, ठीक है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस तरह से हैंग किया हुआ है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। अगर हैंग किया हुआ तो यहाँ पर टेंशन होगा कि नहीं होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा क्या होगा, ऐसा होगा, along the string। यानी इस पॉइंट को देखोगे तो रस्सी क्या कर रहा होगा, इधर की ओर खींचना चाह रहा होगा। रस्सी खींचना चाह रहा है मतलब क्या, रस्सी जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है, वो क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर खींचना चाह रहा है। इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, इस पॉइंट को रस्सी क्या कर रहा होगा, इधर की ओर खींचना चाह रहा होगा। इस ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर खींचना चाह रहा होगा, तभी तो क्या है, बैलेंस है, ऊपर की ओर खींचा जा रहा होगा। इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस बार पे टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ भी टी लिखे हैं, यहाँ भी टी लिखे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग क्या है हमारा, मासलेस है, ठीक है, स्ट्रिंग क्या है हमारा, मासलेस है, ठीक है। तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे, इन मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस मतलब इस स्ट्रिंग का मास नहीं होगा, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे क्या होगा, मासलेस होगा। ये मत बोला सर मासलेस कैसा हो सकता है, ठीक है, बहुत ही कम मास है। मासलेस का मतलब आइडियल केस में बोल रहा हूँ, मतलब जीरो मास तो होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही कम मास होगा, तुम लोग क्या बोलेंगे, मासलेस स्ट्रिंग बोलेंगे।
ज्यादातर केस में आपको मासलेस स्ट्रिंग ही आपको मिलने वाला है। तो इन मासलेस स्ट्रिंग, जब मास होगा स्ट्रिंग में तो टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब होगा स्ट्रिंग क्या हो, मासलेस हो, ठीक है, इन मासलेस स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा, तो रिमेन्स सेम होगा। टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। टेंशन फोर्स क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरह कोई डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे ए स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और एक ब्लॉक है जिसका मास मान लेते हैं m1 m2 है, और क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको दे रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग पुल्ली, ये जो गोल वाला है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पुल्ली। पुल्ली देखो कभी कैसा होता है, पुल्ली देखो ऐसा गोल सा जो होता है, ये क्या करता है, रोटेट करते रहता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रोटेट कर सकता है। पुल्ली इस तरह से, आपने देखा होगा कभी कुआं पे गए हो, कभी गांव का कोई कुआं हुआ, पुल्ली जानते हो, पुल्ली? अरे आवाज नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? बोलते बोलते मैं भूल जाता हूँ, तुम लोग से पूछना। आवाज, पुल्ली जानते हो अद्या? हाँ सर। हाँ सर। जानते हो ना? बड़ा लेट आया जी लक्ष्य। तो पुल्ली क्या होता है, बेसिकली ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो पुल्ली भी होगा मासलेस होगा, और साथ साथ यहाँ पे स्ट्रिंग भी क्या है, आपका मासलेस है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पूछेगा आपको कि टेंशन जरा बताओ किधर किधर होगा, कैसे कैसे होगा। हर जगह पे टेंशन हम दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे टेंशन किधर किधर होगा, तो ऊपर और नीचे बोलना, अपवर्ड डाउनवर्ड। यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, अपवर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला कलर दिखता है तुम लोग को? हाँ दिखता तो है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे पूछेंगे तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, तो नीचे की ओर होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। यहाँ पे बात करें टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यहाँ पे बात करें टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यहाँ पे बात करें टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ये डायरेक्शन क्लियर है? क्योंकि टेंशन हमेशा क्या करेगा, इस पॉइंट को खींचना चाहेगा, इस पॉइंट को खींचना चाहेगा, और किधर, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, हमेशा देखो टेंशन क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं कि टेंशन आप नीचे बना दोगे, ये टेंशन आपका नहीं होगा। टेंशन जब भी होगा तो क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और हमेशा क्या करेगा, ये पुल करने का करेगा। हमेशा क्या होता है, पुलिंग नेचर का होता है, पुल करना चाहेगा। इसको हम लोग पुल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इस पॉइंट को क्या करेगा, पुल करना चाहेगा। पुल कैसे करेगा, नीचे की ओर करेगा। इस पॉइंट को पुल करेगा नीचे की ओर। इस पॉइंट को देखो तो नीचे की ओर पुल करेगा। इस पॉइंट को देखो तो क्या करेगा, ऊपर की ओर पुल करेगा। इस पॉइंट को देखो तो क्या करेगा, ऊपर की ओर पुल करेगा। इसको क्या करेगा, नीचे की ओर। इसको क्या करेगा, नीचे की ओर। इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर। तो टेंशन का डायरेक्शन होगा, किसी भी पॉइंट पे आप इस तरह से बता सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर होगा, और यहाँ पे देखोगे टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट को क्या करेगा, नीचे की ओर पुल करेगा, और इस वाले पॉइंट को देखोगे तो क्या करेगा, ऊपर की ओर पुल करेगा। क्लियर है? अब देखो यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है कि नहीं है, यहां से यहां तक क्या है, सेम स्ट्रिंग है। तो टेंशन क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज करते हैं तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ भी टेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा। यहाँ भी टेंशन टी रहेगा, 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 यहाँ भी टेंशन टी रहेगा। क्योंकि कैसा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, तो इन मासलेस स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अगर एक स्ट्रिंग की बात करेंगे तो एक स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, थ्रू आउट द टेंशन क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गया है, चेंज हो गया है, एक क्या है अलग स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, अलग होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे T1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 होगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे T1 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, T1 होगा। ये अब अलग स्ट्रिंग आ गया है, यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन कितना है, T2 है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T2 होगा। तो जब स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन क्या करेगा, चेंज होगा। अदरवाइज अगर सेम स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है, तो टेंशन क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। टेंशन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, टेंशन क्या रहेगा, हमेशा अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ ना बोलो। बस सर। ठीक है, जैसे कि एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। टेंशन फोर्स कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लगाओगे। ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज है, जिसको आप सही रहोगे रखोगे तो आपको क्या होगा, आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो दो मास है M1 एंड M2, दो मास है M1 एंड M2, तो ये देखो दोनों क्या है, अलग अलग स्ट्रिंग है। तो एक में टेंशन क्या होगा, ऐसे मान लो टेंशन T1 है, तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, T1 लगेगा। और इस वाले पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा। और यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा। ठीक है, इस ब्लॉक पे देखोगे तो यहाँ पे T1 ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे T2 नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो T2 क्या कर रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। ये सब डायरेक्शन शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान ले कि एक कोई कुआं है, ठीक है, और इस तरह से आपने कोई ऑब्जेक्ट को लटका रखा है नीचे की ओर। ठीक है, तो देखोगे तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और इस पॉइंट पे टेंशन देखोगे तो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, आपको इस पॉइंट को नीचे की ओर खींचना चाहेगा। ठीक है, वही भारी ऑब्जेक्ट अगर मान लो लटका दोगे तो आपको क्या कर लेगा, टेंशन खींच लेगा नीचे की ओर कुएं में। ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन इसी डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ। अब देखो कैसा होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो नीचे की ओर होगा। ठीक है, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे डायरेक्टली इसके नीचे पकड़ खड़ा रहोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या है, सेम चीज है, तो टेंशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। टेंशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, टेंशन ज्यादा बोल रहा हूँ, टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ टेंशन का डायरेक्शन देखने की बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पुली के बारे में। ठीक है, ये सब चीज बस टर्मिनोलॉजी है, जिसको आपको आगे हम बहुत यूज करेंगे। ठीक है, ये सब चीज के बारे में बस ऐसे बताते जा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम टेंशन फोर्स लिखेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, लगाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बस बताते जा रहा हूँ। एमजी लगाएंगे तो मत बोलना कि सर ऐसे क्यों लगाए, ऐसे क्यों लगाए, इसलिए आपको सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, हर क्वेश्चन के यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो भी पुल्ली पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मासेस पुल्ली पढ़ेंगे। मान लो कि हमारा क्या है, पुल्ली है। पुल्ली जानते हो क्या होता है अब, मान लो कि इस तरह से पुल्ली क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से पुल्ली क्या है, कनेक्टेड है। इधर की ओर आप खींच रहे हो, ठीक है, और इधर की ओर आप मतलब खींच रहे हो। और ये जो पुल्ली है कैसा है, मासलेस पुल्ली है। यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रिंग मिलेगा, पुल्ली मिलेगा, वो सब कैसा मिलेगा, मासलेस मिलेगा।
बहुत कम केसेस पे आपको मास वाला मिलेगा, ठीक है, बहुत कम केस में। मेडिकल स्टूडेंट को मिलेगा भी नहीं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को आ जाएगा तो मिल जाएगा। तो अगर ये पुल्ली क्या हो, मासलेस हो, तो अगर देखोगे तो इधर की ओर टेंशन अगर टी है, इस पॉइंट पे देखोगे तो टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन देखोगे तो इधर की ओर क्या होगा, तो टी होगा, इधर की ओर टेंशन क्या होगा, तो टी होगा, ठीक है। स्ट्रिंग अगर ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है, तो टेंशन क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि टेंशन कितना है, T2 है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। T1 लिए तो सेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि हम लोग पुल्ली पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑन द पुल्ली, मास ऑफ द पुल्ली कितना है, 0 है, तो नेट फोर्स ऑन द पुल्ली की बात करेंगे तो कितना होगा, नेट फोर्स ऑन पुल्ली, नेट फोर्स ऑन पुल्ली की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो T2 माइनस, देखो T2 क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, इस पुल्ली पे देखो तो इस पुल्ली पे क्या है, T2 लग रहा है इधर की ओर, और क्या लग रहा है, तो T1 क्या लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो T2 माइनस 2T1 होगा कि नहीं होगा, T2 माइनस 2T1, T2 माइनस 2T1 इक्वल टू क्या होगा, तो मास ऑफ द पुल्ली, ठीक है, मास ऑफ द पुल्ली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुल्ली, हम लोग पढ़े हैं ना अभी, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स मतलब इस ब्लॉक पर रखने वाले सारे फोर्स को सम करेंगे, तो यहाँ पे देखो T2 क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और T1 क्या लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। T2 को अगर पॉजिटिव माना जाए तो T1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T2 माइनस 2T1, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पुल्ली का, एक्सेलरेशन ऑफ द पुल्ली, देखो तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस 2T1 इक्वल टू मास ऑफ द पुल्ली कितना हो जाएगा, 0, हमने क्या किया है, मासलेस पुल्ली लिया है, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा। अगर हमारा पुल्ली क्या है, मासलेस है, मासलेस पुल्ली के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो जो T2 है, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 आ जाएगा, क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पुल्ली हमारा क्या था, मासलेस था, इसका कुछ भी एक्सेशन रहे पुल्ली का एक्सेशन कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके साइड इधर की ओर 2T लग रहा है, इधर की ओर क्या लगेगा, 2T ही लगेगा, यानी T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2T के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। जैसे एक और डायग्राम बनाता हूं, जरा बताओ जरा, कोई मास m है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन इधर की ओर लगेगा, यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा, तो मान लो कि इसको एक फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इधर की ओर होगा, कितना होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2T, क्या होगा, 2T, और ए स्ट्रिंग सेम था, टेंशन क्या रहा, सेम रहा, ठीक है, ये स्ट्रिंग अलग हो गया तो टेंशन क्या होगा, अलग होगा। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगेन क्या है, मासलेस पुल्ली है, जितना भी पुल्ली रहेगा सब मासलेस रहेगा, हर बार लिखूंगा नहीं कि मासलेस पुल्ली है, हाँ मासलेस पुल्ली नहीं रहेगा तब भले लिख दूंगा, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग नहीं रहेगा तब भले लिखा रहेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको लेके चलना है कि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, पुल्ली क्या है, मासलेस है। तो स्ट्रिंग मासलेस होने से क्या होगा, एक स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर स्ट्रिंग के पास मास रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग मासलेस है, टेंशन क्या होगा, सेम होगा, टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखोगे पुल्ली क्या है, मासलेस है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्लियर है? ये सर। क्लियर है सबको? टेंशन फोर्स लगा लोगे कहीं भी, कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी, कोई दिक्कत है? बस आपको डायरेक्शन पता करना है। हाँ, वेट फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया अपना। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल फोर्स पे। बस अभी फोर्स देख रहे हैं और कैसे उसको हम लोग लगा सकते हैं ये देख रहे हैं। नॉर्मल फोर्स, कहीं भी डायरेक्शन में दिक्कत नहीं होना चाहिए और लगाने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के बारे में भी जानते होंगे क्या होता है। नॉर्मल फोर्स के बारे में जानते हो क्या होता है? एक टेबल है और एक टेबल पे मान लो किस तरह से कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है, इसका मास क्या है, m है। तो ये ब्लॉक अगर मान लो कि टेबल पे रखा हुआ है तो क्या कर रहा होगा, तो इस ब्लॉक पे एक mg लग रहा होगा, वेट फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर। वेट फोर्स क्या कर रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा इसके नीचे की ओर। ठीक है, ये जो वेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस वेट फोर्स लगने के कारण क्या होगा, तो ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, तो जो वेट फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या होगा, तो ये जो टेबल है या जो सरफेस है इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स इसलिए क्योंकि हमेशा क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, ये आपको क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो टेबल क्या कर रहा होगा, टेबल ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ये फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है ये क्या है, तो फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक, फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक। ठीक है, तो जब टेबल क्या करेगा, ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, टेबल पे फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ब्लॉक क्या करेगा, ये कौन सा फोर्स होगा, बेसिकली mg वाला। mg फोर्स से क्या कर रहा था, नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया, टेबल आ गया। तो ये जो mg फोर्स है उससे क्या करेगा, इस टेबल को क्या करेगा, ये प्रेस करेगा, दबाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, उसी फोर्स से क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, दबाएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये भी जो फोर्स है वो क्या है, ये भी फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है, क्या है, फोर्स बाय बॉडी या फिर ब्लॉक, फोर्स बाय ब्लॉक ऑन द टेबल, ऑन टेबल। ध्यान देखना, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये क्या लग रहा है, तो ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, ये जो नॉर्मल फोर्स है क्या लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, तो टेबल लगा रहा है। और जो ब्लॉक लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है, टेबल पे लगा रहा है। ये दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। ये आपका ब्लॉक है, ये आपका क्या है, टेबल है। तो टेबल क्या कर रहा है, ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, और ब्लॉक क्या कर रहा है, टेबल पे फोर्स लगा रहा है। ब्लॉक क्या कर रहा है, टेबल पे फोर्स लगा रहा है। तो जो नॉर्मल फोर्स है हमेशा क्या होता है, तो म्यूचुअल पुशिंग फोर्स है। ठीक है, हमेशा क्या करेगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और नॉर्मल जैसे कि मान लो, जैसे कि एक ब्लॉक है इस तरह से और दूसरा ब्लॉक इसके बगल में रखा हुआ है। ठीक है, एक मान लेते हैं कि ब्लॉक ए है, एक मान लेते हैं कि ब्लॉक बी है, और दोनों इस तरह से रखा हुआ है टेबल पे। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स तभी जनरेट होगा जब दोनों सरफेस एक दूसरे को क्या करेगा, पुश करेगा। अदरवाइज नॉर्मल फोर्स जनरेट
नहीं होगा। ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स तभी जनरेट होता है जब क्या करता है, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करेगा, एक दूसरे को पुश करेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट सरफेस है ए और एक कॉन्टैक्ट सरफेस है ए। ए भी क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, और ए भी क्या है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस है। कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब जहां पे दो सरफेस आके कांटेक्ट हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक सरफेस इसका, एक सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है, एक सरफेस इसका, एक सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है। ये भी क्या है, कांटेक्ट सरफेस है, और ये भी क्या है, ए और बी का सरफेस क्या हो रहा है, कांटेक्ट में हो रहा है। ये भी क्या है, कांटेक्ट सरफेस है। तो यहाँ पे देखोगे तो ए क्या कर रहा होगा, अपने वेट के कारण टेबल को क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर पुश कर रहा होगा। ये क्या करेगा, नीचे की ओर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, मान लेते हैं कि N1 है, ठीक है, क्योंकि पुश कर रहा है। जैसे ही एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश करेगा, क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स एक्शन में आएगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ब्लॉक ए क्या कर रहा है, टेबल को नीचे की ओर पुश कर रहा है, ठीक है। यानी ब्लॉक ए क्या कर रहा है, टेबल पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर, नीचे की ओर। हमेशा क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए इसका नाम भी नॉर्मल फोर्स है। हमेशा क्या करता है, नॉर्मल लगता है किसके, कॉन्टैक्ट सरफेस के। और जब ए ब्लॉक क्या किया, इस सरफेस को पुश किया नीचे की ओर, तो टेबल वाला ब्लॉक में क्या करेगा, टेबल क्या करेगा, ए को ऊपर की ओर पुश करेगा। टेबल क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा, ठीक है। बी ब्लॉक क्या करेगा, बी ब्लॉक भी क्या करेगा, टेबल को नीचे की ओर पुश करेगा। तो बी ब्लॉक क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा टेबल पे N2। तो टेबल को अगर बी ब्लॉक ने पुश किया, तो टेबल भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा N2, ठीक है। ये क्या करेगा, ये N2 क्या है, ये है नॉर्मल फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक बी। N1 क्या है, नॉर्मल फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक ए। और ये नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है, इन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लग रहा है। क्या इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या, इधर का कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा। नॉर्मल फोर्स मतलब इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे यहाँ पे कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ब्लॉक ए का जो सरफेस है और जो ब्लॉक बी का सरफेस है, जो कॉन्टैक्ट में है वर्टिकली, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है, सिंपल क्या है, रखा हुआ है। सिंपल क्या है, रखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। अब क्या करो, आप इस ब्लॉक को इधर से पुश करना शुरू करो, कोई फोर्स लगा के क्या करो, पुश करना शुरू करो। अब क्या होगा, अब जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, अब क्या करेगा, ए वाला जो सरफेस है इसको क्या करेगा, पुश करेगा बी वाले को, बी वाला सरफेस को क्या करेगा, पुश करेगा। यानी ए क्या करेगा, तो बी पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बी पे क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इस केस में नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होगा। तो जैसे ए क्या किया, बी पे फोर्स लगाया है, बी क्या करेगा, ए पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। ए क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पुशिंग हो रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। यहाँ पे एक सरफेस दूसरे सरफेस कर रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ पे तो लगेगा ही, नीचे वाले पे लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा तो वहां पे लगेगा, क्योंकि इसका जो वेट है उसके कारण क्या करेगा, टेबल को पुश करेगा, तो टेबल क्या करेगा, वापस से नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इस सरफेस के बीच में तो लगेगा ही, इन दोनों सरफेस के बीच में, जैसे यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। अब इन सरफेस के बीच में भी क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगेगा तो उस ब्लॉक को क्या करेगा, पुश करेगा। टेंशन फोर्स क्या इस तरह से लगेगा कि पुल करेगा, टेंशन फोर्स इस तरह से लगेगा कि पुल करेगा, नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगेगा कि पुश करेगा। तो नॉर्मल फोर्स को हम लोग पुश फोर्स भी बोलते हैं, और टेंशन फोर्स को हम लोग पुल फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ये सब बस अलग अलग एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे नॉर्मल फोर्स लगाना है, ठीक है।
ये सब डायग्राम देख के आना है, अच्छे से पढ़ के आना है, नहीं तो फिर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। हाँ हाँ पीडीएफ भेजे हैं, क्यों नहीं भेजते हैं। M1 M2 M3। अब मान लो कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मिलके क्या कर रहा होगा, नीचे सरफेस को पुश कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, इस पे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस पे नीचे की ओर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बड़ा सरफेस इसको नीचे को पुश कर रहा होगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये क्या करेगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा। उस तरह से इसको देखोगे तो क्या करेगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा, और ये क्या करेगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा। सारा नॉर्मल क्या होगा, अलग अलग होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बस डायरेक्शन देख रहे हैं किस तरह से नॉर्मल लग रहा है कितना लगेगा नहीं लगेगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब, अभी हम लोग बस फोर्स को लगाना सीख रहे हैं कि कोई फोर्स किस तरह से हम लोग लगाएंगे, टेंशन फोर्स हम लोग कैसे लगाएंगे। टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से आएगा, ये हम लोग निकालना, ये प्रॉब्लम का पार्ट होगा, वहां पे हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि कोई भी फोर्स होगा तो किस तरह से उसको लगाएंगे, ठीक है। आपको फोर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना आना चाहिए फोर्स कैसे कैसे एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, क्योंकि आप जब तक फोर्स नहीं लगा पाओगे उस बॉडी का मोशन को स्टडी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसका कितना एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा ये तभी कर पाओगे ना जब उस पर लगने वाला आपको नेट फोर्स पता चल जाएगा। नेट फोर्स पता चल जाएगा तो आपको एक्सेलरेशन भी पता चलेगा। तो आपको नेट फोर्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार देखोगे जो आगे प्रोसेस करेंगे वहां पर नॉर्मल भी लग रहा होगा, टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। वेट फोर्स भी लग रहा होगा, सारे फोर्स आपको एक साथ लगेंगे, आपको सारे फोर्स आपको अच्छे से लगाना होगा, प्रॉपर एक ढंग से लगाना होगा। उसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होता है इसके लिए, ये एक बॉडी पर लगने वाला सारा फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूँ एक और, मान लो कि इस तरह से दो वॉल है और यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे रॉड रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे कौन कौन सा कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे है और एक कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, यहाँ पे है। आप पूछे कि बताओ नॉर्मल किधर किधर लगेगा, बताओ नॉर्मल किधर किधर लगेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर किधर लगेगा बताओ, बोलो शिवांगी, अद्या, ये बोलता नहीं है जी स्वयं। हॉरिजॉन्टल। हाँ यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसकी क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगेगा। हाँ बोलो। नॉर्मल हमेशा पैरेलल रहेगा। पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। नहीं तो सर, मतलब वो दोनों जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल था। ये वाला इसका बोल रहा हूँ, इसका बोल रहा हूँ। नहीं सर, नीचे। पैरेलल कहाँ है, ये इधर क्यों लग रहा है, और ये नॉर्मल क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, रॉड पे दिखा रहे है ना। हैं। वॉल पे देखोगे तो वॉल पे इधर क्यों लगेगा नॉर्मल, इस वाले बॉल पे नीचे क्यों लगेगा नॉर्मल। क्या पूछना चाह रहे हो मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, पर पैरेलल कहाँ है। सर मेरे को लगा था ना कि वो दोनों जो रेज है वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, हम नहीं देख पाए थे पूरा। अच्छा अब देख पाए पूरा है, सर ठीक है। रॉड है, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की ओर, और यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के क्या लगेगा, पैरेलल, सॉरी कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है, ठीक है। कॉमन जो परपेंडिकुलर होगा, कॉमन परपेंडिकुलर मतलब जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है।
नॉर्मल फोर्स लगा लोगे, कैसा भी डायग्राम रहेगा। कैसा लगेगा नॉर्मल? दो कॉन्टेक्ट सरफेस, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। कैसा लगेगा नॉर्मल? यहाँ पे लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। हाँ इस तरह से लगेगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इस कॉन्टेक्ट सरफेस से क्या लगेगा, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस से क्या है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या लगेगा, ऐसा लगेगा। ये मत बोलना कि सर इंटरसेक्ट कर रहा है फोर्स, ठीक है। ये तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, आप छोटा भी दिखा सकते हो, बड़ा भी दिखा सकते हो, किसी को कंफ्यूजन ना हो। छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल क्या लगेगा, इधर को लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कट करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं तो इस तरह से कोई भी कॉन्टेक्ट सरफेस रहेगा तो वहां पे आप नॉर्मल लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है? नॉर्मल फोर्स लगा लोगे, टेंशन फोर्स लगा लोगे और वेट फोर्स लगा लोगे, ठीक है। अगर पूछे यहाँ पे कि वेट फोर्स किधर लगेगा, वेट फोर्स क्या लगेगा, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, इस तरह से लगेगा, ठीक है। और टेंशन है नहीं तो टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स? तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा है वो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा था क्या लगा रहा था, टेंशन फोर्स बोल रहे थे। स्प्रिंग जो फोर्स लगाया क्या बोलेंगे उसको, स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। आपने देखा होगा कहीं भी स्प्रिंग, अगर मान लो कि स्प्रिंग को आप इधर की ओर खींचते हो, सपोज दैट आप एफ फोर्स से इधर की ओर खींचते हो, तो स्प्रिंग क्या करता है आपको, स्प्रिंग क्या करेगा आपको, तो स्प्रिंग देखना आपको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। अगर मान लो कि एक नॉर्मल स्प्रिंग है और उसको क्या करते हो आप, खींच के बड़ा करना चाहते हो, तो जैसे स्प्रिंग को अगर छोड़ोगे, जैसे फोर्स लगाना छोड़ोगे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब स्प्रिंग क्या कर रहा था, एक फोर्स इधर की ओर आपको लगा रहा था, आप स्प्रिंग पे इधर की ओर खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आपको लगाएगा, ठीक है, एफएस। अगर मान लो कि आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो, कंप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कंप्रेस करोगे इस तरह से। आप मान लो कि बाहर से फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्प्रिंग क्या करेगा, आप पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। लगाता है कि नहीं लगाता है, देखे हो कभी करके इस तरह से, क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये तो हो गया स्प्रिंग का डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि स्प्रिंग के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं किया है, तो स्प्रिंग अपने क्या होगा, जिस भी लेंथ में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल लेंथ बोलेंगे। जैसे कि मान ले कि एल, एल क्या है, तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एल क्या है, तो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर आप इसको नेचुरल लेंथ से अगर मान लो कि आपने बढ़ा दिया, आपने इसको खींच दिया इस तरह से, इधर की फोर्स लगाते आप क्या है, इसको इलोंगेट कर दिए, मान लो कि इसका लेंथ कितना जाता है, एल प्लस एक्स हो जाता है, एल प्लस एक्स हो जाता है। एल कितना लेंथ था, एल लेंथ था यहाँ तक, आपने क्या किया, सॉरी एल लेंथ क्या था, यहाँ तक था, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो पहले था, मान लो कि लेंथ क्या था, यहाँ तक था, आपने इसको घिस के कहाँ कर दिया है, यहाँ तक कर दिया है। तो इसमें एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस स्प्रिंग का लेंथ क्या किया आपने, बढ़ा दिया है, इलोंगेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपको, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, अभी बताया, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। और ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ठीक है, ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, ठीक है। अगर मान लो कि इस स्प्रिंग को क्या करते हो आप, कंप्रेस्ड कर देते हो, ठीक है,
इस स्प्रिंग को क्या करते हो आप, कॉम्प्रेस करते हो। ओरिजिनल लेंथ क्या था स्प्रिंग का, इतना था, आपने क्या किया है, फोर्स एफ लगा के इसको क्या किया है, कॉम्प्रेस्ड कर दिया है। ठीक है, मान ले इसका जो अब लेंथ कर दिया आपने L माइनस एक्स कर दिया है, आपने अब जो लेंथ कर दिया है L माइनस एक्स कर दिया, यानी एक्स लेंथ से आपने क्या किया, इसको कंप्रेस्ड कर दिया है। एक्स लेंथ से क्या किया आपने, कंप्रेस्ड कर दिया है। तो स्प्रिंग जो करेगा क्या करेगा, इसमें फोर्स क्या लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा, फोर्स क्या लगाएगा, बाहर की तरफ लाएगा। अगेन यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स क्या था, एक्स क्या है, इलोंगेशन है। इलोंगेशन मतलब इधर क्यों जा रहा है, एक्स क्या है, इधर क्यों है। एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ एस क्या है, निगेटिव है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, अंदर की तरफ। एक्स अगर इधर की ओर है तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, इधर की ओर है। ठीक है, इस केस में देखोगे एक्स क्या है, पीछे की ओर है। कंप्रेशन में एक्स क्या है, इधर की ओर है। एक्स मतलब इलोंगेशन या कंप्रेशन की बात करें, एक्स क्या किया गया है, इधर की ओर मूवमेंट हुआ है ना, तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो हम लोग बोलेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम लिखते हैं एफ एस इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एक्स। जहाँ पे के क्या है, तो के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एस इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एक्स। ये एक स्प्रिंग के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आपको अलग अलग स्प्रिंग के लिए आपको दिया रहेगा। ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए आपको दिया रहेगा। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, के इंटू एक्स के बराबर होगा। जहां पे एक्स क्या है, एक्स या तो इलोंगेशन है या फिर कॉम्प्रेशन है। एक्स क्या होगा, एक्स इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन इन स्प्रिंग, दोनों बात बोल सकते हैं। या तो कंप्रेस्ड करोगे, जितना कंप्रेस्ड करोगे स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, जितना आप इसको इलोंगेट करोगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स हो जाएगा। अगर एक्स क्या है, अगर आपने इसको कंप्रेस्ड किया है एक्स से आपने कंप्रेस्ड कर दिया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। और किधर की ओर लगेगा, तो बाहर की ओर लगेगा। आपने इसको एक्स लेंथ से क्या किया, इसको इलोंगेट कर दिया है, उस केस में भी स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज के एक्स होगा। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो जिधर एक्स है उसका अपोजिट माइनस ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ पे के क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, के क्या है, पॉजिटिव स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव स्प्रिंग कांस्टेंट। के वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये था आपका स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रिंग हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, स्प्रिंग का फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, तो आप देखोगे जब भी स्प्रिंग को आपको इलोंगेट करना होगा, ठीक है, तो दोनों साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों साइड से फोर्स लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तभी स्प्रिंग क्या होगा, एलोंगेट होगा। तभी स्प्रिंग क्या होगा, आपका एलोंगेट होगा। ठीक है, अगर लेंथ मान लो एल है, अब लेंथ कितना हो गया इसका, तो एल प्लस एक्स हो गया है। तो इस केस में क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया एलोंगेशन हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, एलोंगेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचना चाहेगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इसको अंदर खींचना चाहेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है तो के इंटू टोटल इलोंगेशन कितना हुआ है, तो टोटल इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना हुआ है, एक्स हुआ है, तो के इंटू एक्स के बराबर। और इस वाले एंड पे देखोगे तो इस वाले एंड पे भी स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, एफ एस, वो भी कितना होगा, के इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, अगर आपको स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से इस तरह से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी स्प्रिंग क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। ठीक है, तभी स्प्रिंग क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। अपने फोर्स लगा दिए दोनों साइड से इस तरह से, तो स्प्रिंग क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। मान लो इसका लेंथ कितना था, एल था, अब लेंथ कितना हो गया है,
L माइनस एक्स हो गया है, मतलब इसमें कॉम्प्रेशन कितना आ गया है, कॉम्प्रेशन इसमें आ गया है आपका x के बराबर, इसमें कॉम्प्रेशन आ गया आपका, इसमें कॉम्प्रेशन हो गया है L माइनस एक्स, अरे बहुत छोटा बना दिया मैंने, सिंपल इसलिए देता हूँ L माइनस एक्स, ये क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया स्प्रिंग में, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, इस पॉइंट पे स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इस पॉइंट पे स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स हो जाएगा। और तुम थोड़ा बड़ा बनाना डायग्राम, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इस तरह से इसको बाहर की तरफ, दिख रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, ये भी क्या कर रहा होगा, बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा, और दोनों केस में जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू एक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक्स आपका टोटल इलोंगेशन है या फिर कॉम्प्रेशन है, ठीक है। जब भी स्प्रिंग को अगर कॉम्प्रेस करना हो या फिर इलोंगेट करना हो, आपको दोनों साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप फोर्स इधर क्यों लगा रहे हो, ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, तो ये जो दीवार से या फिर किसी भी पॉइंट से अगर ये कनेक्टेड है, तो ये क्या कर रहा होगा, इसको एक फोर्स से खींच रहा होगा, तभी ये क्या किया है, इलोंगेट किया है। ये स्प्रिंग को अगर आप इधर खींचना शुरू किए हो ना, इधर खींचना शुरू किए हो, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो स्प्रिंग क्या करता है, एक बार मूव कर जाता। तो अगर इधर की ओर आप खींच रहे हो, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये जो फिक्स वाला पॉइंट है क्या कर रहा होगा, इस वाले स्प्रिंग को इधर की ओर खींच रहा होगा एफ से, इसलिए स्प्रिंग क्या किया है, इलोंगेट किया है। तो जब भी स्प्रिंग को इलोंगेट करना होगा, ठीक है, तो आपको दोनों साइड से फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, और जब कॉम्प्रेस्ड करना होगा तो दोनों साइड से आपको फोर्स लगा के कॉम्प्रेस करना होगा। जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया इसको, तो आपने इधर इस स्ट्रिंग पे इधर की ओर फोर्स लगाया, तो ये वाला भी क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर फोर्स लगा रहा है एफ, तभी दोनों एंड से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो क्या हो गया, स्प्रिंग क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया, ठीक है। एक साइड से आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा दोगे, जैसे कि मान लो कि एक स्प्रिंग है और आप सिर्फ क्या करो, इस साइड में फोर्स लगा दो, इसको फ्री छोड़ दो, फ्री एंड छोड़ दो, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन नहीं होगा, स्प्रिंग क्या करते जाएगा, आगे की ओर मूव करते जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ध्यान रखना कि जितने भी स्प्रिंग हम लोग पढ़े हैं, ये सब क्या है, मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है, ये सब क्या है, मासलेस स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है। आगे भी हम लोग एक और स्प्रिंग और पढ़ेंगे, या स्प्रिंग को कट कर देते हैं, ये सब कर देते हैं, तो स्प्रिंग कैसे कैसे उसका चेंज होता है, लेकिन अभी बस हम लोग फोर्स के बारे में देख रहे हैं कि स्प्रिंग किस तरह से फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, सब चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। ये चार तरह के फोर्स हम लोग पढ़े हैं, चारों फोर्स एक बार देखना जाके घर पे कैसे कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से बहुत ही हम लोग इंपॉर्टेंट शुरू करेंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, FBD, ठीक है। अगर FBD अगर अच्छा बनाना सीख गए हो, फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा बनाना सीख गए हो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स को हमको दिखाना होता है, ठीक है। अगर वो आप अच्छा से बना लेते हो, तो फिर इक्वेशन लिखना आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, FBD हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर एक ही बॉडी पे मान लो सब सारे फोर्स लग रहे हो, ठीक है, सारे फोर्स एक साथ लग रहे हो, और भी फोर्स लग रहे हो, मतलब 2 स्प्रिंग लग रहा हो, 2 टेंशन लग रहा हो, 4 मास है, तो सबको कैसे कैसे हम लोग FBD बनाएंगे, सारे फोर्स को किस तरह से दिखाएंगे। आप इंडिविजुअल देखे हो कैसे फोर्स को हम लोग दिखाते लगाते हैं, अब सारा फोर्स एक साथ कंबाइंड होकर आएगा, तो कैसे इसको हम लोग लगाएंगे, और एक वो फोर्स लगा लेंगे तो आराम से फिर हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास को उसमें छोड़ना, आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो बताओ। सर स्प्रिंग फोर्स में सर एक पॉइंट को, एक साइड को फिक्स करना पड़ेगा, सब वो समझ नहीं आया। आप फिक्स करो या ना करो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड करना है या फिर स्प्रिंग को इलोंगेट करना है, ठीक है, कोई भी स्प्रिंग को, कोई भी स्प्रिंग हो, घर में देखे हो, और इसको फैलाना तो क्या करते हो आप, दोनों एंड से पकड़ के खींचते हो ना, खाली एक Yes. एंड को पकड़ के खींचोगे तो स्प्रिंग फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा ना, तो दोनों एंड को पकड़ के खींचते हो, हम बोले कि दोनों एंड को खींचोगे तभी स्प्रिंग क्या करेगा, इस तरह से फैलेगा।
और जब स्प्रिंग फैलता है तो पता चलता है ना आपको, एक फोर्स खींच रहा है अंदर की तरफ। आप फील करते हो नहीं करते हो? तो आप स्प्रिंग इसको खींचो तो लगता है कि स्प्रिंग क्या कर रहा है, आपको खींच रहा है। स्प्रिंग क्या कर रहा है, आपको खींच रहा है। ठीक है, तो मैं बोला कि अगर मान लो कि इस तरह से एक एंड आपका फिक्स्ड है और इस एंड को पकड़ के आप खींच रहे हो, तभी तो स्प्रिंग क्या करता है, इलोंगेट हो जाता है ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड है वो भी क्या कर रहा है, आपने इस एंड को इधर क्यों खींचा, जो फिक्स्ड एंड है तो क्या कर रहा है, इसको इधर क्यों खींच रहा है। बेसिकली स्प्रिंग पे क्या है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे जो पॉइंट होगा अटैच होगा, वो भी क्या कर रहा होगा, स्प्रिंग को इधर क्यों खींच रहा होगा, और ये आप खींच तो रहे ही हो। जब तक स्प्रिंग को दोनों साइड से नहीं खींचेंगे, स्प्रिंग इलोंगेट नहीं करेगा। सेम काम कंप्रेशन में भी है, जब तक स्प्रिंग को दोनों साइड से कंप्रेस नहीं करोगे, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट?